आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी आवेश को अगर हम रखते हैं, किसी भी चार्ज को अगर हम रखते हैं तो चार्ज के आसपास एक स्पेस डेवलप हो जाता है जिसमें उस चार्ज का इफेक्ट रहता है। इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर ये चार्ज है, इसके पास में हमने यहाँ पर एक और चार्ज ला के रख दिया है Q0 Q0, जिसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। ये जो चार्ज है बहुत छोटे अमाउंट का, बहुत छोटी क्वांटिटी का चार्ज होता है। तो जैसे हम इसको यहाँ ला के रखते हैं तो हमारा जो मेन चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है, वो क्या करता है, इसको प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है इधर। अगर हम इसको यहाँ रखते हैं तो वो इधर रिपेल हो जाता है, यहाँ रखते हैं इधर रिपेल हो जाता है, यहाँ रखते हैं इधर रिपेल हो जाता है, यहाँ रखते हैं इधर रिपेल हो जाता है। तो इस Q0 को यानी टेस्ट चार्ज को इस स्पेस के अंदर कहीं भी रखेंगे उस पर रिपल्शन फोर्स लगता है। लेकिन अगर इसको हम यहाँ रखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे कि इस चार्ज Q का जो इफेक्ट है वो बस इतने इतने एरिया में, इतने स्पेस के अंदर है। तो ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। अभी विद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, इसको हम इंटेंसिटी से बताते हैं, तीव्रता से बताते हैं। तो तीव्रता क्या होती है, अगर हमको ये पता लगाना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, पॉइंट P पर कितनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक +1 चार्ज रखते हैं। इस +1 चार्ज को बोलते हैं हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश। और ये देखते हैं कि ये +Q चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है। तो जितना भी फोर्स इस +1 पे लगता होगा उसी को बोलेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। यानी किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर अगर हम +1 चार्ज रखते हैं और उसके ऊपर जितना भी फोर्स लगता है, जितना भी बल लगता है, उसी को बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर +1 चार्ज नहीं रखते हैं, सपोज हमने Q0 ही रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया, और हमको पता करना है कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है, तो हमने देखा कि जब Q0 को रखा हमने यहाँ पर, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो F है। Q0 पर फोर्स लग रहा है F। तो अगर 1 चार्ज रखेंगे, +1 रखेंगे, तो कितना फोर्स लगेगा, तब लगेगा F डिवाइडेड बाय Q0। तो एकांक धनावेश पर जो बल लग रहा है वो है F बाय Q0, और इसी को बोलेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम E से शो करते हैं, और वो हो जाएगा F अपॉन Q0। F जो है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए E भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट अगर हम देखें तो फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलॉम, तो यूनिट हो जाता है न्यूटन पर कूलॉम। इसका एक और यूनिट आपको याद रखना है, वो बाद में समझ में आएगा, वो है वोल्ट पर मीटर। तो ये विद्युत क्षेत्र के यूनिट या मात्रक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q, उससे r डिस्टेंस पर, यहाँ पर पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, वो है E = 1/4πε0 Q/r²। अगर यहाँ पर कोई जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो हवा या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के अलावा कुछ और होता, फिर आपको लिखना पड़ता है E = 1/4πε0 K Q/r²। K का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, यानी उस माध्यम का पराविद्युतांक। अब हम देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल्स, दो सिरे। तो अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें दो चार्ज हैं, एक चार्ज है +Q, दूसरा वाला चार्ज है -Q, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे के काफी पास में हैं, बहुत क्लोज हैं, तो ये जो सिस्टम है इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है और ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो इस तरह का जो सिस्टम है इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल और विद्युत द्विध्रुव। जैसे एग्जाम्पल के लिए
HCl का मॉलिक्यूल है, इसमें H होता है वो पार्शियल पॉजिटिव है, Cl पार्शियल नेगेटिव है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण, ये होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। तो डायपोल मोमेंट को शो करते हैं हम P से, और आप देख सकते हैं ये है Q इंटू 2A। Q मतलब दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी भी एक आवेश का परिमाण, और 2A का मतलब है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस या दूरी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसे बोलते हैं हम डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि 2A वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन, दिशा हमेशा होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऋणावेश से धनावेश की तरफ, और इसका जो मात्रक है, यूनिट है, ये कूलॉम और ये मीटर, यानी कूलॉम इंटू मीटर, ये इसका यूनिट रहता है। तो इस तरह से हम डायपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो डायपोल मोमेंट है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक डायपोल हमने बनाया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ये सेंटर है इसका O, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2A, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। सपोज हमको इस लाइन पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करना है। सेंटर से, केंद्र से उस पॉइंट का डिस्टेंस है R। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी या तीव्रता होती है वो दोनों चार्ज प्लस Q और माइनस Q दोनों की वजह से होती है। प्लस Q की वजह से जो इंटेंसिटी यहाँ आती है उसकी दिशा या डायरेक्शन इधर होती है। हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी आती है, जो तीव्रता आती है, वो हमेशा पॉजिटिव से दूर की तरफ होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी आती है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, वो हमेशा नेगेटिव आवेश की तरफ ही रहती है, मतलब इधर रहती है। तो यहाँ पर अगर हमको परिणामी तीव्रता या रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना है तो उसके लिए हमको E1 में से E2 को माइनस करना पड़ता है। हमको अभी डेरिवेशन तो नहीं करना, केवल फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है वो है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइडेड बाय R क्यूब। अब यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ये एक छोटे डायपोल के लिए है। अगर एक बड़ा डायपोल होगा तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग रहता है। जनरली हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और इसी फॉर्मूले का के से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये जो नीचे वाला फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है ये एक नॉर्मल डायपोल के लिए है, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वो शॉर्ट डायपोल के लिए। शॉर्ट उसको बोलते हैं जिसमें R के कंपैरिजन में 2A बहुत छोटा होता है। मतलब हम लोग ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं व्हेन 2A मच लेस देन R। तो जनरली हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आता है, तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना खास तौर से। ये भी आप लोग देख लेंगे। ये अब मैं बता रहा था आपको, अगर 2A बहुत छोटा है R से तो इसका मतलब A भी बहुत छोटा है, और A अगर बहुत छोटा है तो A स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर A स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाता है तो यहाँ बचता है R पावर 4 और ऊपर एक R है, तो एक R कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा R पावर 3, इस तरह से। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन अ पॉइंट सिचुएटेड एट इट्स एक्सिस। तो एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक और इसमें केस आता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यहाँ रखे हुए हैं, प्लस क्यू चार्ज इधर है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लाइन या निरक्ष रेखा। इस लाइन पर अगर हमको तीव्रता निकालना है किसी पॉइंट पर, तो अगर हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो इधर आती है, हमेशा प्लस चार्ज से दूर की तरफ। नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालते हैं तो उसकी तरफ आती है, ऐसे E2। अब आप देखेंगे दोनों जो इंटेंसिटी हैं वो ना तो सेम डायरेक्शन में है और ना डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम उनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं वेक्टर वाली प्रोसेस से, वेक्टर वाली मेथड से, और रिजल्टेंट या परिणामी तीव्रता आती है इधर।
इसमें भी हमको फॉर्मूला याद रखना है। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है ई, वो है 1/4πε0 P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। ये एक नॉर्मल डायपोल के लिए है, सामान्य डायपोल के लिए। लेकिन अगर छोटा डायपोल है जिसमें ये 2a की वैल्यू r से बहुत कम है, r मतलब यहाँ से पॉइंट b का डिस्टेंस और 2a इनके बीच का डिस्टेंस, अगर 2a मच लेस देन r देन a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर a स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो r स्क्वायर होल पावर हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r पावर 3। तो e आपको मिलेगा 1/4πε0 p डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल वाला एक केस आपने यहाँ देखा हुआ है, एक यहाँ देखा हुआ है, दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर 2p लिखा हुआ है, यहाँ पर p लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो एक्सियल पोजीशन होता है ई एक्सियल, एक्सियल मतलब एक्सिस वाला, अक्ष वाला, इट इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। मतलब अक्ष पर जो तीव्रता आती है वो निरक्ष वाली तीव्रता की 2 गुनी रहती है छोटे डायपोल के लिए। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेंगे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर विद्युत बल रेखाएं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। अब ये कौन सी लाइंस हैं, कौन सी रेखा है, वो हमको देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम कोई चार्ज या आवेश हमने यहाँ रखा हुआ है, फिक्स है यहाँ पर वो, और अगर हम एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश को यहाँ लाके रखते हैं और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो इधर भाग जाता है ऐसे। अगर वो पास रखते तो यहाँ से भागना शुरू करता। तो इस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहा है हमारा टेस्ट चार्ज। यहाँ रखते तो इस रास्ते पर जाता है, यहाँ रखते हैं इस रास्ते पर जाता है, इधर रखते हैं इस रास्ते पर जाता है, यहाँ रखते हैं इधर जाता है। ये सारे जो रास्ते हैं, जितने भी ये पाथ हैं फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज, जिस पर टेस्ट चार्ज फ्रीली चल सकता है, इन सारे रास्तों को बोलते हैं हम विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस है, हमको दिखती नहीं है लाइंस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, दिखाने के लिए हमको ये लाइंस बनाना पड़ती हैं। ये लाइंस स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं हो सकती हैं, या फिर ये कर्व भी हो सकती है, ऐसे वक्राकार भी हो सकती है। अगर दो चार्ज हैं, धनावेश ऋणावेश दोनों हैं, तो फिर ये जो लाइंस होती हैं वो इस तरह से वक्राकार रेखाएं होती हैं। और ये लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही जाती हैं। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं। तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, विच में बी स्ट्रेट लाइन और कर्व, जो सीधी रेखाएं भी हो सकती हैं, वक्राकार भी हो सकती हैं। एंड द लाइंस आर द पाथ ऑन विच द टेस्ट चार्ज कैन मूव फ्रीली, जिस पर हमारा टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश फ्रीली चल सकता है, उनको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। इनके कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण हैं। जैसा पहला वाला गुण या पहली प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो वापस नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती हैं। इसका मतलब दे फॉर्म ओपन कर्व, वो खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव आपसे बनाने को बोला तो आप ऐसे बनाती है, फिर जब इधर से वापस नहीं आ रहा है इसका मतलब ये ओपन रेखा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ओपन कर्व यानी खुला वक्र बनाती हैं। तीसरा ये है कि अगर हम इसके किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर, आपने यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया, एक स्पर्श रेखा बना दी, तो टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। तो ये जो टेंजेंट है वो ये बता रहा है कि अगर आपने यहाँ पर एक +1 चार्ज रखा, एकांक धनावेश रखा, तो उस पर इधर फोर्स लगेगा, इधर बल लगेगा, तो बल की दिशा दिखाएगा। चौथा इसका प्रॉपर्टी है कि जो लाइंस हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अभी काटती नहीं है।
क्यों नहीं काट रही है? जैसे मान लो कि काटती है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए काट रही है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एट दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स लाइक दिस। यहाँ पर हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट मींस देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस वन प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। लेकिन हम जानते हैं कि फोर्स की दो डायरेक्शंस होती ही नहीं। दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन, लेकिन दो डायरेक्शन होती नहीं, फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन होती है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या एक दूसरे को काटे, तो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ वाली की, ये जो लाइंस होती हैं वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब लंबाई की दिशा में सिकुड़ती हैं। जैसे रबर की स्ट्रिंग होती है, छोड़ेंगे तो सिकुड़ जाती है, वैसे ये लाइंस भी सिकुड़ती हैं। इसी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव जो है एक दूसरे के पास आने लगते हैं। और साइड वाइज ही फैलती हैं, मतलब ये अगर इधर देखा जाए ऐसे साइड वाइज, ऐसे साइड वाइज देखा जाए तो ये फैलती आती है, मतलब अगली लाइन थोड़ी दूर आएगी और थोड़ी यूं आएगी, इनके बीच का गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। इसके बाद ये है कि अगर 6 पॉइंट देखें तो ये लाइंस जहां पर भी बहुत पास पास में, जैसे ये वाला एरिया है यहाँ पर लाइंस बहुत पास में है, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होती है, विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होता है। और जहां पर लाइंस दूर दूर होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र जो है वो दुर्बल होता है। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर हैं, अगर लाइंस ऐसे हैं, पैरेलल हैं, इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विद्युत क्षेत्र होगा, वो एक समान होगा, यूनिफॉर्म होगा, कहीं पर भी उसकी वैल्यू या डायरेक्शन अलग नहीं होगी। एक और प्रॉपर्टी है एट्थ, कि अगर कोई भी हमारे पास में सरफेस है, मेटल की सरफेस है, जिसको हमने चार्ज दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक लाइंस उसमें से पास हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस उस चार्ज की वजह से जब भी निकलेंगी, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो हमेशा उस चालक के पृष्ठ के लंबवत ही रहती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं विद्युत बल रेखाओं के लिए या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए। कहते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क को बोलते हैं हम लोग बल आघूर्ण। तो एक बल आघूर्ण लग रहा है, किस पर लग रहा है? डायपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा हम लोग 2a लेते हैं। विद्युत क्षेत्र इस तरफ है और ये वाला एंगल थीटा है। तो जब हम यहाँ पर इसको रखते हैं, डायपोल को रखते हैं, तो क्या होता है कि प्लस जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पर फोर्स लगता है, नेगेटिव वाले पर भी फोर्स लगता है। पॉजिटिव वाले पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम ही लगता है, जितना यहाँ लग रहा होता है यहाँ लगता है, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। मैंने दोनों को F लिखा हुआ है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि एक बॉडी है या डायपोल है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन यानी क्रिया रेखा जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे दो फोर्स मिलके क्या करते हैं, ये जो बॉडी होगी उसको घुमाते हैं ऐसे, तो उनका जो घुमाने का इफेक्ट है उसी को बोलते हैं हम लोग टॉर्क या फिर बल आघूर्ण। तो वो घुमाने का जो इफेक्ट है, टॉर्क है, उसको हम लिखते हैं टाउ, और वो होता है PE sin थीटा। इसमें टॉर्क को हम शो करते हैं टाउ से, P का मतलब है डायपोल मोमेंट, और इसको हम द्विध्रुव आघूर्ण भी बोलते हैं। E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा भी आप दे सकते हैं जो एंगल है बिटवीन
इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको वेक्टर या सदिश की भाषा में हम ऐसा लिखते हैं, वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। पी क्रॉस ई का मतलब होता है पी ई साइन थीटा। तो इतना टॉर्क लगता है, और ये टॉर्क कब मैक्सिमम लगेगा, अधिकतम कब लगेगा, तो अगर पी और ई कांस्टेंट है, नियत है, तो वो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और आपको मालूम है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है, और वो तब होता है जब थीटा की वैल्यू 90 होती है। तो जब भी थीटा 90 हो जाएगा तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। टॉर्क 0 कब होगा, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए या फिर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये चीज आपको याद रखना है कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और कब 0 होगा, उसका फॉर्मूला क्या है। इसी में एक और चीज बताता हूं मैं आपको कि अगर ये टॉर्क डायपोल जो है इसको हम छोड़ देंगे और इसको फ्रीली हम ऐसे रख देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही रखा रहेगा। मैं यहाँ रख के दिखा रहा हूँ, ये ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो अगर हम ऐसे छोड़ देंगे इसको तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, देयरफॉर देयर रिजल्टेंट इज 0। यहाँ पर कभी आपसे कोई पूछता है कि इस दोनों जो फोर्स लग रहे हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल, परिणामी बल, नेट फोर्स कितना है, F नेट, तो आप बताएंगे 0। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल भी हैं, इसलिए नेट फोर्स तो 0 रहेगा। यहाँ पर भी 0 है और नेट फोर्स इस कंडीशन में भी 0 है। लेकिन यहाँ पर टॉर्क 0 नहीं है, यहाँ पर टॉर्क 0 है। क्यों है टॉर्क 0, क्योंकि एंगल कितना हो गया, अभी 0 डिग्री है। तो ऐसे हमने रखा हुआ है। अगर हम देखें कि ये अपनी जगह ही टिका हुआ है, हिलडुल ले रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम साम्यावस्था है। और अगर इसको हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो ये वापस सीधा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो आपको याद रखना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्थाई संतुलन, स्थाई संतुलन की अवस्था है। कब हो रहा है ऐसा, जब थीटा कितना है, 0 डिग्री है। एक और केस हम देख सकते हैं, मैं इसको यहां दिखा देता हूं। इसमें हमने क्या किया, उल्टा कर दिया है, प्लस क्यू चार्ज इधर है, माइनस क्यू इधर है। हमको पता है कि प्लस क्यू पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इधर लगता है ऐसे। माइनस क्यू पर डायरेक्शन के अपोजिट इधर लगता है। तो अभी आप देखेंगे दोनों फोर्स फिर से इक्वल हैं, फिर से अपोजिट हैं। उनका जो नेट आएगा, जो परिणामी आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब ये भी कैसा है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि संतुलन की अवस्था तो है। अब ये चेक करना है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो अगर हम थोड़ा सा भी इसको यहाँ से टर्न करते हैं ऐसे, या इधर कर देते हैं, तो ये घूम के वापस सीधा हो जाएगा, मतलब ऐसी कंडीशन में आ जाएगा। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम तो है लेकिन ये स्टेबल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि अस्थाई संतुलन, ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू हो 180 डिग्री। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो स्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, और जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या अस्थायी संतुलन की स्थिति रहेगी। अब इसमें हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर हम इसको घुमाना चाहते हैं, जो डायपोल है हमारा द्विध्रुव है, अगर उसको घुमाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको घुमाना है उसको, तो घुमाने के लिए हमको कितना कार्य करना पड़ता है, कितना वर्क करना पड़ता है। तो वर्क होता है PE1 माइनस कॉस थीटा। मतलब ये स्टार्टिंग में सपोज ऐसे रखा हुआ है और आपसे बोला कि इसको थीटा डिग्री तक घुमाना है ऐसे, तो घुमाने में हमको जितना भी कार्य करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, वो है PE1 माइनस कॉस थीटा। एक और चीज में डिफाइन करते हैं, वो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो ये है कि हम इस डायपोल को एक खास पोजीशन से, वो खास पोजीशन ऐसी वाली है,
इसमें आप देख पाएंगे कि जो डायपोल है वो 90 डिग्री पर रखा हुआ है, मतलब π/2 रेडियन पर रखा हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशन। तो अगर हम इस डायपोल को स्टैंडर्ड पोजीशन से किसी और पोजीशन में लाते हैं, मान लो ऐसे रखा हुआ था, पकड़ के रखा हमने ऐसे, और इसको यहां से घुमा के इधर ले आए, कितने एंगल पे ले आए हम लोग, थीटा एंगल पे ले आए। तो ऐसा करने में हमको जितना वर्क करना पड़ गया, उसी वर्क डन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole from standard position to the present position। मतलब किसी विद्युत ध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जितना भी कार्य हमको करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं हम, उसकी स्थितिज ऊर्जा, उसको शो करते हैं हम U से, और वो U हो जाती है U इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया है। दिस इज फॉर द वर्क डन, किसी भी एंगल पे घुमाना हो तो वर्क डन। और टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला था वो है PE sin थीटा। तो इस पर बेस्ड भी ये जो तीन फॉर्मूले हैं, इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप ये तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे।